Hello. Welcome back to my YouTube channel. And the name of my YouTube channel is AR Education 01. हाँ भाई, AR Education में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस का चैप्टर का लेक्चर नंबर फर्स्ट पढ़ाने वाला हूँ। और लेक्चर नंबर फर्स्ट में जो टॉपिक है वो बहुत सारे इंट्रोडक्शन है, रेस्पिरेटरी ऑर्गन है एंड रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर है, उन सब पे बात करूँगा। और मेनली मैं फोकस करूँगा एनसीईआरटी पर। एनसीईआरटी के लाइन बाय लाइन जो पेज है मैंने उसको पेस्ट किया है और उस पेज के एक एक लाइन पर मैं फोकस करूँगा और जितने भी सारे कॉन्सेप्चुअल पॉइंट हैं मैं उनको कवर करने की कोशिश करूँगा। तो आज का ये फर्स्ट लेक्चर है और इस फर्स्ट लेक्चर के जो टॉपिक रहेंगे वो सारे, सबसे पहले मैं इंट्रोडक्शन करूंगा इस लेक्चर का। सॉरी, ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज, व्हाट इज ब्रीदिंग, ब्रीदिंग क्या होता है, उसके बाद रेस्पिरेटरी ऑर्गन के बारे में बताऊंगा, फिर ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम इसके बारे में बताऊंगा और द लास्ट अगर मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग को बताऊंगा अगर टाइम बचा तो मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ इंट्रोडक्शन से। कि ब्रीदिंग क्या होता है। सबसे पहले अगर सिंपली हम समझना चाहें ब्रीदिंग क्या होता है, सिंपली ब्रीदिंग होता है इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन ऑफ द गैसेस, मतलब गैसेस का इनहेल करना एंड एक्सहेल करना। हाँ, फॉर एग्जाम्पल इन्वायरमेंट बहुत सारे गैस हैं। इन केस ऑफ ह्यूमन बींग की अगर केस में अगर हम बात करें तो हम ऑक्सीजन को लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को हम क्या करते हैं, रिमूव करते हैं। तो बेसिकली इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन मतलब सांस को लेना और सांस को और बाहर करना, ये क्या कहलाता है, सिंपली ब्रीदिंग कहलाता है। अगर हम ब्रीदिंग की बात करें तो ब्रीदिंग mainly inhalation and exhalation, इनहेलेशन और दूसरा क्या भाई, एक्सहेलेशन। इनहेलेशन किसको बोलेंगे, इनहेलेशन बोलेंगे इनटेक ऑफ द गैसेस, इनटेक ऑफ द गैसेस। क्या होगा ये होगा आपका इनटेक ऑफ द गैसेस। और मेनली क्या होगा इस केस में, ऑक्सीजन होगा। और एक्सहेलेशन में क्या होगा, एग्जिट ऑफ द गैसेस। क्या होगा, एग्जिट ऑफ द गैसेस, एग्जिट ऑफ द गैसेस। और इसमें मेनली कौन सा गैस होगा, इन केस ऑफ ह्यूमन बीइंग कार्बन डाइऑक्साइड होगा। तो इनटेक ऑफ द गैसेस एंड एग्जिट ऑफ द गैसेस, ये आपका क्या हो जाएगा, इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन। और दूसरा पॉइंट होता है, एक होता है, अच्छा एनसीईआरटी में क्या दिया गया है कि एनसीईआरटी में एक टर्म दिया गया है कि ब्रीदिंग इज कॉमनली नोन एज, ब्रीदिंग इज, एनसीईआरटी में ये दिया हुआ है एनसीईआरटी, ब्रीदिंग इज commonly known as respiration, breathing is commonly known as respiration। लेकिन इन दोनों में भाई डिफरेंस है। हाँ, हम ये कह सकते हैं कि ब्रीदिंग जो है एक स्टेप है रिस्पिरेशन में, क्योंकि अगर हम फुल रिस्पिरेशन को देखें तो रिस्पिरेशन 5 स्टेप्स में कंप्लीट होता है, उसमें जो पहला स्टेप होता है ना वो ब्रीदिंग होता है। तो ब्रीदिंग और रिस्पिरेशन में अगर हम डिफरेंस जानना चाहें तो ब्रीदिंग सिंपली ये हो गया इनटेक एंड एग्जिट ऑफ द गैसेस। बस ब्रीदिंग में 5 स्टेप्स होते हैं। सबसे पहला स्टेप होता है यही ब्रीदिंग वाला स्टेप की गैस को क्या कर रहे हैं, बाहर की गैस को जो हम क्या कर रहे हैं अपने अंदर ले रहे हैं
और फिर कार्बन डाइऑक्साइड को हम क्या कर रहे हैं, एग्जिट कर रहे हैं। ये फर्स्ट स्टेप होता है सॉरी रेस्पिरेशन का। और जो सेकंड स्टेप होता है वो होता है एक्सचेंज ऑफ द गैसेस बिटवीन एक्सचेंज ऑफ द गैसेस, और मेनली कौन सा गैस होगा, कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन बिटवीन अल्वियोलर मेम्ब्रेन एंड आपका हो जाएगा पल्मोनरी। मतलब कि आपका जो पल्मोनरी कैपिलरीज है और अल्वियोलर मेम्ब्रेन है, इन दोनों के बीच में जो क्या हो गया, एक्सचेंज ऑफ द गैसेस होगा, किसका, कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन का। ये सेकंड स्टेप हो जाएगा और इसको मेनली हम क्या बोलते हैं, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। और थर्ड स्टेप की अगर हम बात करें, ट्रांसपोर्ट ऑफ द गैसेस हो जाएगा। ये जो अल्वियोलर मेम्ब्रेन के क्रॉस होकर के ये जो ऑक्सीजन गया किसके पास गया, पल्मोनरी कैपिलरीज के पास गया। अब इसका मतलब कि ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट होता है ब्लड के थ्रू, और ब्लड में भी अगर हम मेनली बात करें तो हेमोग्लोबिन के थ्रू चला जाता है वो, मतलब कि सिस्टेमिक क्या बोलेंगे, सिस्टेमिक कैपिलरीज के पास चला जाता है। और फिर फोर्थ स्टेप आपका हो जाता है कि एक्सचेंज ऑफ द गैसेस, मेनली CO2 एंड O2 की बात करेंगे, बिटवीन सिस्टेमिक जो आपका कैपिलरीज है और जो आपका टिश्यू है, इन दोनों के बीच में अब एक्सचेंज होता है गैसेस का। और इस स्टेप को हम मेनली क्या बोलते हैं, इंटरनल रिस्पिरेशन। और जो फिफ्थ स्टेप आपका होता है वो आपका होता है कि ये जो ऑक्सीजन मतलब कि एक्सचेंज हुआ किसके किसके बीच में, सिस्टेमिक सिस्टेमिक आपका जो ये था, सॉरी सिस्टेमिक पल्मोनरी आपका ये था, इधर सिस्टेमिक वेन था, और क्या बोलते हैं ऑक्सीजन के टिश्यू के बीच में, इन दोनों के बीच में जो आपका क्या हुआ, एक्सचेंज हुआ। तो ये जो अब एक्सचेंज हुआ, इस ऑक्सीजन का यूटिलाइज करेगा कौन, टिश्यू यूटिलाइज करेगा। हाँ, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में उस एनर्जी से हम लोग क्या करते हैं, चल फिर पाते हैं, इधर उधर जा पाते हैं, जो चीज काम करना हो उस चीज को कर पाते हैं। और ये स्टेप आपका कहलाता है सेलुलर रेस्पिरेशन। ये 5 स्टेप था। अब मैं इस देयर आर मेनली 5 स्टेप्स ऑफ रेस्पिरेशन। There are mainly 5 steps of respiration. सबसे फर्स्ट जो स्टेप था आपका था ब्रीदिंग। ब्रीदिंग था, इसमें क्या होगा, फॉर एग्जाम्पल ये कोई पर्सन है, ये कोई पर्सन है, ठीक है। ये क्या करेगा, ये बाहर के ऑक्सीजन है इसको अपने अंदर इनटेक करेगा। इनटेक क्या करेगा, इनटेक करेगा। और फिर क्या होगा, सेकेंड स्टेप कि एक्सचेंज ऑफ द गैसेस। सेकेंड स्टेप आपका होगा एक्सचेंज ऑफ द गैसेस, मतलब कि ये अगर मेरा अलविलाई है और ये मेरा पल्मोनरी कैपिलरीज है, ये ऑक्सीजन यहाँ जो आया था ये यहाँ पे आ जाएगा, एक्सचेंज हो जाएगा, ठीक है। और जो थर्ड स्टेप आपका होगा, तो यहाँ से आने के बाद ये ऑक्सीजन क्या होगा, ये आपका चला जाएगा, ट्रांसपोर्ट होगा। तीसरा ट्रांसपोर्ट होगा, फिर ये ट्रांसपोर्ट होकर के ये आपका चला जाएगा, ये आपका चला गया सिस्टेमिक कैपिलरीज के पास। ये आपका क्या है, सिस्टेमिक कैपिलरीज है, सिस्टेमिक कैपिलरीज है। और ये आपका क्या है, टिश्यू है।
सिस्टेमिक कैपिलरी से ये ऑक्सीजन कहाँ चला गया, टिश्यू के पास चला गया, और जैसे ही टिश्यू के पास ये ऑक्सीजन जाता है तो फिफ्थ स्टेप, अब ये आपका हो जाएगा फिफ्थ स्टेप। फिफ्थ स्टेप क्या होगा, फिफ्थ स्टेप आपका होगा कि इस ऑक्सीजन का, ये जो ऑक्सीजन बना, इस ऑक्सीजन का यूटिलाइज करेगा, इस ऑक्सीजन का यूटिलाइज करेगा, यूटिलाइजेशन ऑफ O2, यूटिलाइजेशन ऑफ O2, यूटिलाइजेशन ऑफ O2 हो जाएगा। एक और मैं ब्लैंक पेज ले रहा हूँ, ये ब्लैंक पेज ले लिया मैं। तो आपका यूटिलाइजेशन ऑफ O2 ये फिफ्थ स्टेप में बता रहा था, ये फिफ्थ स्टेप था आपका। यूटिलाइजेशन ऑफ O2, ऑक्सीजन का यूटिलाइजेशन होना, ठीक है, बाय विच breakdown of food particles like glucose and amino acids as a result it releases energy, ये आपका कहलाएगा सेलुलर रेस्पिरेशन, सेल्यूलर रेस्पिरेशन, सेलुलर रेस्पिरेशन कहलाएगा। तो अगर इसे हम एनसीईआरटी के पॉइंट से समझें तो एनसीईआरटी में क्या दिया हुआ है, ये आप देखिए, तो एनसीईआरटी में फर्स्ट पॉइंट दिया हुआ है कि ब्रीदिंग और पल्मोनरी वेंटिलेशन बाय विच एटमॉस्फेरिक एयर इज ड्रोन, एटमॉस्फेरिक एयर को लिया जाता है और CO2 रिच एल्वियोलर एयर इज रिलीज्ड आउट, मतलब कि CO2 को रिलीज कर दिया जाता है। और एटमॉस्फेयर में जो एयर रहता है, मेनली हम ऑक्सीजन यहाँ की बात हो रही है, ऑक्सीजन की बात हो रही है, ऑक्सीजन को क्या किया जा रहा है, लिया जा रहा है। और दूसरा जो स्टेप है डिफ्यूजन ऑफ द गैसेस का डिफ्यूजन, मेनली किसका, O2 एंड CO2, इसकी हम बात करेंगे, O2 एंड CO2 की यहाँ बात की जा रही है, ठीक है, O2 एंड CO2 की बात की जा रही है। O2 एंड CO2 का क्या ना, डिफ्यूजन अक्रॉस द अल्वियोलर मेम्ब्रेन, अल्वियोलाई के मेम्ब्रेन के थ्रू। मैंने बताया था कि अल्वियोलाई और जो आपका पल्मोनरी कैपिलरीज होता है, इनके बीच में क्या होता है, एक्सचेंज होता है। और तीसरा जो बताया था ये वो ब्लड फिर कहाँ चला जाता है, ट्रांसपोर्ट होकर के फिर से आपका चला जाता है सिस्टेमिक कैपिलरीज के पास चला जाता है। फिर चौथा स्टेप जो बताया था कि ये एक्सचेंज होता है सिस्टेमिक कैपिलरीज और किसके, टिश्यू के बीच में। ये चौथा स्टेप आपका हो गया, ये चौथा स्टेप हो गया, ये पहला स्टेप, ये दूसरा स्टेप, ये तीसरा, ये चौथा। और फिफ्थ स्टेप में तो वो ऑक्सीजन जो मतलब टिश्यू में जाता है उसका यूटिलाइज होता है, और किसके लिए, कैटाबॉलिक रिएक्शन के लिए, जिसके रिजल्ट में क्या होता है भाई, कि एनर्जी रिलीज होता है। क्या होता है, एनर्जी रिलीज होता है, एनर्जी रिलीज होता है, प्लस CO2 भी रिलीज होता है, प्लस CO2 ये दोनों भी निकलता है, ठीक है। अब हम जा रहे हैं दूसरे टॉपिक पे। जो दूसरा टॉपिक है आपका वो है रेस्पिरेटरी ऑर्गन का। सॉरी, रेस्पिरेटरी ऑर्गन,
तो रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर जैसे कौन से ऑर्गेनिज्म का कौन सा स्ट्रक्चर होगा ये डिपेंड करता है किसी भी कि वो रहता कहाँ पे है। हाँ, और दूसरा कि उसका लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या है। रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर डिपेंड्स ऑन तो व्हाट इज देयर हैबिटेट एंड व्हाट इज द लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अगर हम एनसीईआरटी की बात करें तो एनसीईआरटी ने क्या कहा है कि मोस्टली जो एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं, मोस्टली जो एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं वो क्या होता है, वो गिल्स का यूज करते हैं। रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर में गिल्स का यूज करते हैं। और मोस्टली जो टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म होते हैं वो अपने रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर में वो लंग्स का इस्तेमाल करते हैं। हाँ, और वैसे रिस्पिरेशन जिसमें गिल्स का यूज किया जा रहा हो उसको हम ब्रेकियल रिस्पिरेशन बोलते हैं। और वैसे रिस्पिरेशन जिसमें लंग्स का इस्तेमाल किया जा रहा हो उसको हम पल्मोनरी रिस्पिरेशन बोलते हैं। हाँ, अगर हम अमंग वर्टिब्रेट्स, ये वर्टिब्रेट्स जो 5 टाइप के होते हैं, पाइसेस होते हैं और एम्फीबिया होता है, रेप्टिलिया होता है, एविस होता है, मेमेलिया होता है। 5 टाइप के इनवर्टिब्रेट्स होते हैं। इन पाँचों में से अगर हम बात करें कि सिर्फ एक पाइसेस है जिसमें गिल्स का यूज़ होता है और रेस्ट जो चारों हो गया, एम्फीबिया हो गया, रेप्टिलिया हो गया, मेमेलिया हो गया, बर्ड्स एविस हो गया, तो इन चारों में क्या होता है, लंग्स का यूज़ होता है। लेकिन अगर हम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की अगर हम बात करेंगे और इंसर्टिन एक टर्म और दिया है कि इन केस ऑफ फ्रॉग, फ्रॉग के केस में उसने क्या बताया है कि फ्रॉग 2 टाइप के रेस्पिरेशन कर सकते हैं। डिपेंड करता है वो रह कहाँ पे रहा है, क्योंकि एम्फीबिया वो तो लैंड के साथ-साथ वाटर में दोनों जगह रह सकते हैं। वो क्यूटेनियस रेस्पिरेशन मतलब कि स्किन के थ्रू भी कर सकता है और दूसरा क्या बोलते हैं लंग्स के थ्रू भी कर सकता है। वो डिपेंड करता है वो कहाँ पे रह रहा है। अगर दूसरा दिया लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की अगर हम बात करेंगे तो हमने एनिमल किंगडम में पढ़ा है कि लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एनिमल के, हर एनिमल के अलग-अलग होते हैं। सारे इनवर्टिब्रेट्स के जो होते हैं वो अलग-अलग होते हैं। किसी के सेल्युलर होता है, किसी के टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है, किसी का ऑर्गन होता है, किसी का ऑर्गन सिस्टम होता है। तो सेल्युलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में मेनली फर्स्ट आपने पढ़ा होगा किंगडम में जो होता है फर्स्ट किंगडम वो पोरीफेरा में होता है। और टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आपने पढ़ा होगा सिलेंट्राटा एंड टीनोफोरा में होता है। एंड ऑर्गन सिस्टम की बात करेंगे तो ये प्लेटीहेलमिन्थस में होता है आपका। तो ये सेल्युलर टिश्यू एंड ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो आपका प्लेटीहेलमिन्थस तक, यहाँ तक कि अगर मैं बात करूँ तो इसमें क्या होता है, ये सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू रिस्पिरेशन करता है। मतलब होल बॉडी में इसके क्या होते हैं, गैस का एक्सचेंज होता है। और अगर मैं एनसीईआरटी के पॉइंट पे अगर आऊँ, तो मैं ये रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर दिया है। ये मैंने आपको बताया था कि मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग देखो, लिखा हुआ कि मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग, मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग, मैकेनिज्म मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग, मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग among vary among different group of animals depending mainly on their habitat, mainly on their habitat। ये आप देखें habitat, depending mainly on their habitat, habitat ये मैं बात कर रहा था, हैबिटेट पे डिपेंड करता है। और दूसरा लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ये जो मैं बात कर रहा था ये लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पे डिपेंड करता है। और लोअर इनवर्टिब्रेट्स लाइक द स्पॉन्ज, स्पॉन्ज क्या है भाई, ये तो आपका यही है, पोडिफेरा है, सिलेंट्रेटा है। और प्लेटफॉर्म, प्लेटफॉर्म या क्या प्लेटी ईटीसी, ये क्या करता है, एक्सचेंज O2 एंड CO2 बाय सिंपल डिफ्यूजन ओवर द इंटायर बॉडी सरफेस। ये हमने बात की थी कि इंटायर बॉडी सरफेस के थ्रू ये क्या करता है, रिस्पिरेशन करता है। और अर्थवॉर्म क्या करता है, ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, अर्थवॉर्म क्या करता है, यूज़ देयर मॉइस्ट क्यूटिकल, क्यूटिकल का इस्तेमाल करता है, मतलब कि स्किन के थ्रू करता है, मॉइस्ट क्यूटिकल। एंड इंसेक्ट्स, और इंसेक्ट्स जो होता है, ये इंसेक्ट क्या करता है, ये नेटवर्क ऑफ ट्यूब्स जिसको हम ट्रेकियल ट्यूब, और जो इंसेक्ट होता है वो ट्रेकियल ट्यूब के थ्रू क्या करता है, रिस्पिरेशन करता है टू ट्रांसपोर्ट द एटमॉस्फेरिक एयर विद इन द बॉडी। स्पेशलाइज्ड, स्पेशल वास्कुलराइज्ड स्ट्रक्चर कॉल्ड गिल्स, जिसको हम गिल्स बोलते हैं। और मैंने बताया था कि जो गिल्स के थ्रू रिस्पिरेशन होता है उसको हम ब्रेकियल रिस्पिरेशन बोलते हैं। आर यूज्ड बाय मोस्ट ऑफ द एक्वेटिक आर्थ्रोपोड्स एंड मोलस्क। मैंने बताया था कि मोस्टली जो
एक्वेटिक मतलब एनिमल होते हैं, वो क्या होता है, ब्रेकियल रेस्पिरेशन मतलब कि गिल्स के थ्रू करता है, जबकि दूसरा जो लंग्स के थ्रू करता है वो मोस्टली कौन होता है, वो टेरेस्ट्रियल होता है। ये भी लिखा हुआ कि मस्कुलर बैक लेग कॉल्ड लंग्स, यानी पल्मोनरी रेस्पिरेशन बोलते हैं जो लंग्स के थ्रू करता है, आर यूज्ड बाय द टेरेस्ट्रियल फॉर्म्स फॉर द एक्सचेंज ऑफ द गैसेस एमंग वर्टिब्रेट्स। ये हमने बताया था कि वर्टिब्रेट्स में फिशेस यूज गिल्स, फिश जो होते हैं गिल्स का इस्तेमाल करता है, जबकि एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, बर्ड्स, मैमल्स रिस्पायर थ्रू द लंग्स। एम्फीबियन लाइक फ्रॉग्स कैन रिस्पायर थ्रू मॉइस्ट स्किन, मॉइस्ट स्किन जिसको हम क्या बोलते हैं, क्यूटेनियस रिस्पिरेशन करते हैं। जबकि दूसरा मैं बताया कि इसके अलावा और वो किसके थ्रू, लंग्स के थ्रू भी कर सकता है, लंग्स के थ्रू भी कर सकता है। ठीक है, अब हम जा रहे हैं दूसरे टॉपिक पे, जो हमारा टॉपिक था ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। क्या था, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम की अगर हम बात करें तो मतलब कि वो सारे स्ट्रक्चर जिसको ह्यूमन को यूज करना पड़ रहा है एक रिस्पिरेशन के लिए, तो वो सारे क्या कहलाता है, ह्यूमन रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर सिस्टम कहलाता है। मतलब वो सारे सिस्टम जिसके हेल्प से हम रिस्पिरेशन करते हैं, वो सारे सिस्टम जिसके हेल्प से हम क्या करते हैं, रिस्पिरेशन करते हैं, वो ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम कहलाता है। उसमें जो जो सबसे फर्स्ट आएगा वो आता है एक्सटर्नल नोस्ट्रिल। सबसे पहले जो अगर हम मतलब कि ऑक्सीजन लेते हैं, वो हमारा सबसे पहले क्या आता है, एक्सटर्नल नोस्ट्रिल में आता है। एक्सटर्नल नोस्ट्रिल से होते हुए ये हमारे नज़ल चैम्बर में जाता है, फिर नज़ल चैम्बर से होते हुए ये इंटरनल नोस्ट्रिल में जाता है, फिर इंटरनल नोस्ट्रिल से होते हुए ये आपका नेज़ोफैरिंक्स में जाता है। नेज़ोफैरिंक्स बोलें या फिर फैरिंक्स बोलेंगे, फिर उस फैरिंक्स से लैरिंक्स में जाता है, फिर लैरिंक्स से आपका ट्रेकिया में जाता है, फिर ट्रेकिया की मतलब कि डिवाइड होता है एट द लेवल ऑफ फिफ्थ थोरेसिक वर्टिब्रा। फिफ्थ थोरेसिक वर्टिब्रा में क्या होता है, ये डिवाइड कर जाता है, और वो डिवाइड करके प्राइमरी ब्रोंकाई बन जाता है। फिर प्राइमरी प्राइमरी ब्रोंकाई क्या करता है, डिवाइड करता है, सेकेंडरी ब्रोंकाई बनता है, फिर सेकेंडरी ब्रोंकाई डिवाइड करता है, वो टर्शियरी ब्रोंकाई बनाता है, फिर टर्शियरी ब्रोंकाई जब वो डिवाइड करता है, वो ब्रोंक्यूल बनाता है, इनिशियल ब्रोंक्यूल। फिर लास्ट में जाकर के क्या बनता है, वो टर्मिनल ब्रोंक्यूल बनता है। फिर टर्मिनल ब्रोंक्यूल से अल्वियोलर डक्ट का फॉर्मेशन होता है, फिर अल्वियोलर डक्ट से एक अल्वियोलाई का फॉर्मेशन होता है। ये सारे स्ट्रक्चर जो है ना, ये रिस्पिरेशन में हेल्प करता है, ये रिस्पिरेटरी सिस्टम का पार्ट कहलाता है। अब हम एक-एक करके उसको देखते हैं, थोड़ा-थोड़ा इसका क्या फंक्शन है, किसको कैसे समझेंगे। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो एक्सटर्नल नोस्ट्रिल की बात करें, ये जो एक्सटर्नल नोस्ट्रिल है आपका, ये देखिए ये आपका एक्सटर्नल नोस्ट्रिल यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। फॉर एग्जांपल बाहर में कोई ऑक्सीजन है, ठीक है? ये ऑक्सीजन कहाँ जाएगा, सबसे पहले आपका एक्सटर्नल नोस्ट्रिल पे जाएगा। कहाँ जाएगा? एक्सटर्नल नोस्ट्रिल में जाएगा, ठीक है? एक्सटर्नल नोस्ट्रिल से होते हुए आपका ये चला जाएगा, आपका ये नज़ल चैम्बर। ये क्या है आपका, नसल चैम्बर। ये आपका है नजल चैम्बर। ये आपके नजल चैम्बर में चला जाएगा। फिर नजल चैम्बर से आपका चला जाएगा इंटरनल नोस्ट्रिल। ये आपका इधर क्या हो जाएगा, इंटरनल नोस्ट्रिल, इंटरनल नोस्ट्रिल, इंटरनल नोस्ट्रिल। फिर इंटरनल नोस्ट्रिल से आपका आ जाएगा ये नेजोफैरिंग्स। ये जो क्या लग रहा है, ये जो रीजन है, ये आपका मेनली क्या है, फैरिंग्स है, फैरिंग्स है। फिर फैरिंग्स ये आपका लैरिंग्स में चला जाता है। ये वाला एक्चुअली जो रीजन कहलाता है ना, ये वाला रीजन, ये लैरिंग्स, ये क्या है, लैरिंग्स है। फिर लैरिंग्स ये ट्रेकिया में खुल जाता है। तो अगर हम बात करें कि ये एक्सटर्नल नोस्ट्रिल से आपका नेज़ल चैम्बर में ये मतलब एक कैविटी होता है, आपके नोज़ में जो कैविटी होता है, जो सेप्टा होता है, जो मतलब डिवाइड करता है नोस्ट्रिल्स को, तो वो आपका नज़ल चैम्बर कहलाता है। और ये एक्सटर्नल नोस्ट्रिल से फिर नज़ल चैम्बर में आता है, नज़ल चैम्बर से फिर इंटरनल नोस्ट्रिल में आता है, इंटरनल नोस्ट्रिल से
फिर आपको नेज़ोफैरिंक्स या फिर हम फैरिंक्स बोलेंगे। फैरिंक्स को बोलते हैं एक ऐसा पैसेज जो कॉमन हो किसके लिए, फूड के लिए और गैसेस के लिए। ये कॉमन पैसेज अगर हम फैरिंक्स की बात करें, इट इज़ ए कॉमन पैसेज, इट इज़ ए कॉमन पैसेज, इट इज़ ए कॉमन पैसेज ऑफ फूड एंड गैसेस। ये कॉमन पैसेज होता है, मतलब कि अ, जैसे ये हम नोस्ट्रिल के थ्रू हमारा क्या हो रहा है, इनहेलेशन हो रहा है, ठीक है? ये गैस आ रहा है, ऑक्सीजन आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है, ठीक है? और हम और जो हमारा उसके बाद हमारा खाना, ये देखो, ये हमारा ट्रेकिया है और ये दूसरा जो पीछे की तरफ दिख रहा है वो ईसोफेगस दिख रहा है। तो इन दोनों का कॉमन पैसेज ये दिख रहा है ना, ये कॉमन पैसेज, ये कॉमन पैसेज जहाँ पे मतलब कि फूड पार्टिकल और क्या बोलते हैं ऑक्सीजन दोनों आता है, ठीक है? दोनों ही आता है, तो ये कॉमन पैसेज कहलाता है, ठीक है? और यहाँ से डिवाइडेशन हो जाता है, जैसे ही डिवाइड होता है तो ये आगे वाला जो रीजन कहलाता है, जो आगे वाला जो स्ट्रक्चर है वो मतलब ट्रेकिया होता है। आप मतलब कि ऐसे पता भी कर सकते हैं, ये अगर आप अपने स्ट्रक्चर देखें तो आप ये आगे वाला जो ये दिख रहा है ना, ये आपका ट्रेकिया होता है, इसको वेंट्रल साइड जो होता है वो ट्रेकिया होता है। आपको जो पीछे वाला जो पीछे होता है जस्ट ट्रेकिया के पीछे जो होता है वो इसोफेगस होता है। और इस ट्रेकिया के थ्रू आपका मतलब कि अ, हवा का मतलब कि हवा का आना जाना होता है, मतलब ऑक्सीजन आता है और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है इस पाइप के थ्रू। जबकि इसी के पीछे जो नली होती है वो क्या इसोफेगस होता है, उसके थ्रू फूड पार्टिकल आता जाता है। तो इन दोनों के आगे में आकर के जो कॉमन पैसेज होता है वो एक्चुअली फाइरिंग्स कहलाता है। ये फाइरिंग्स कहलाता है। फिर फाइरिंग्स क्या होगा, फाइरिंग से आगे लैरिंग्स होता है। क्या होता है? ये लैरिंग्स। लैरिंग्स क्या होता है, ये इसको हम साउंड बॉक्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? साउंड बॉक्स भी बोलते हैं। मतलब मेनली ये क्या करता है, इसका फंक्शन की अगर हम बात करें, फॉर प्रोडक्शन ऑफ साउंड, फॉर प्रोडक्शन ऑफ साउंड, इट हेल्प्स, मतलब क्या बोलेंगे, इट हेल्प्स, ये हमें मदद करता है। इट हेल्प्स, इट हेल्प्स इन फॉर द प्रोडक्शन ऑफ साउंड, ये हमें मदद करता है साउंड के प्रोडक्शन में। ये एक कार्टिलेजस होता है, लाइनिंग से होता है, जिसको हम एडम्स एप्पल के नाम से भी आपने सुना होगा, साउंड बॉक्स के नाम से भी सुना होगा। ये मेनली क्या करता है, साउंड के प्रोडक्शन में हमें हेल्प करता है। उसके बाद लाइनिंग से आपका ये ट्रे क्या बन जाता है, ये ट्रे क्या है, जो ट्रे के पीछे दिख रहा था यही ट्रे क्या आपको यहाँ पे दिख रहा है, ये ट्रे क्या है आपका, ये ट्रे क्या आ गया, ये ट्रे क्या, ट्रे क्या मैंने क्या बताया था कि फिफ्थ थोरेसिक वर्टिब्रा पे, एट द लेवल ऑफ फिफ्थ थोरेसिक वर्टिब्रा, एट द लेवल ऑफ, एट द लेवल ऑफ फिफ्थ thoracic vertebra, vertebra एट द लेवल ऑफ फिफ्थ thoracic vertebra, फिफ्थ thoracic vertebra में क्या होता है, ये डिवाइडेड इनटू प्राइमरी ब्रोंकाई। फिफ्थ thoracic vertebra के लेवल पे ये क्या होता है, ये ट्रेकिया मतलब डिवाइड हो जाता है प्राइमरी ब्रोंकाई में। ये आपका क्या है, ट्रेकिया है। और ट्रेकिया के सबसे ऊपर वाला पोर्शन, सबसे ऊपर वाला पोर्शन जो होता है जहाँ से ट्रेकिया स्टार्ट होता है वो क्या कहलाता है, ये आपका कहलाता है लैरिंग्स, जिसकी हम बात कर रहे थे। क्या कहलाता है? लैरिंग्स, लैरिंग्स। और लैरिंग्स में क्या होता है, ये जो आपको दिख रहा है ये क्या कहलाता है, ये एपिग्लोटिस, एपिग्लोटिस,
एपिग्लोटिस एक्चुअली क्या करता है, एपिग्लोटिस एक तरह का हम ये समझ सकते हैं कवर है। एपिग्लोटिस क्या है, एक तरह का कवर है। फॉर एग्जाम्पल ये ट्रेकिया है, और ये सबसे ऊपर वाला रीजन को हम क्या बोले, इसको हम बोले कि ये क्या है, हमारा लैरिंग्स है। और इसको हम ग्लोटिस भी कह सकते हैं। और ग्लोटिस के ऊपर में एक कवर होता है जिसको हम बोलते हैं एपिग्लोटिस। और एपिग्लोटिस क्या करता है, जैसे हम खाना खाते हैं, खाना खाते वक्त जैसे हम फूड को स्वेलो करते हैं, निगलते हैं, तो ये क्या होता है, ड्यूरिंग स्वेलिंग ये फ्लैप बंद हो जाता है। ये फ्लैप कार्टिलेजिनस फ्लैप जो है, ये जो एपिग्लोटिस है, ये कार्टिलेजिनस कार्टिलेज का बना होता है। जैसे ही हम स्वेलो करते हैं, ये एपिग्लोटिस ग्लोटिस को क्या कर देता है, कवर कर देता है। ऐसे पहले खुली रहती है, जैसे हम स्वेलो करते हैं ऐसे बंद कर देता है, ताकि फूड पार्टिकल जो है इस ट्रेकिया के अंदर में ना जा पाए। इसका फंक्शन अगर हम बात करें एपिग्लोटिस, it covers the glottis. It covers glottis during swallowing. स्वेलिंग के दौरान ये क्या करता है, ग्लूटिस को कवर कर देता है। ठीक है। और हमने बात किया कि फिफ्थ फिफ्थ थोरेसिक वर्टिब्रा पर ये डिवाइड करता है। और तो किस पे डिवाइड होता है, ये प्राइमरी ब्रोंकाई। तो ये क्या है, ये आपका प्राइमरी ब्रोंकाई है। ये क्या है आपका, ये आपका क्या है, प्राइमरी ब्रोंकाई। मतलब ऐसे हम लिख सकते हैं, प्राइमरी ब्रोंकाई। ठीक है। और फिर प्राइमरी ब्रोंकाई डिवाइड हो जाता है किस पे, सेकेंडरी ब्रोंकाई में। तो ये प्राइमरी था, ये जो यहाँ पे डिवाइड हुआ, ये क्या कहलाएगा, सेकेंडरी ब्रोंकाई। क्या कहलाएगा, सेकेंडरी ब्रोंकाई। सेकेंडरी ब्रोंकाई। और फिर ये डिवाइड किया यहाँ पे, तो ये क्या कहलाएगा, यहाँ पे फिर से डिवाइड हुआ, तो ये कहलाएगा टर्शियरी ब्रोंकाई। क्या कहलाएगा, टर्शियरी ब्रोंकाई। अब उसके बाद जब डिवाइड होता है क्या कहलाता है, इनिशियल ब्रोंक्यूल। क्या कहलाता है, इनिशियल ब्रोंक्यूल। और ये टर्मिनल ब्रोंक्यूल। टर्मिनल ब्रोंक्यूल। ये क्या कहलाता है, टर्मिनल ब्रोंक्यूल। ठीक है। और ये है आपका अल्वियोलाई। ये आपका क्या है, अल्वियोलाई। तो प्राइमरी ब्रोंकाई, सेकेंडरी ब्रोंकाई, टर्शियरी ब्रोंकाई, इनिशियल ब्रोंक्यूल, टर्मिनल ब्रोंक्यूल, अल्वियोलर, अल्वियोलर डक्ट। सॉरी, हाँ, ये अल्वियोलर डक्ट था आपका। ये क्या था, अल्वियोलर डक्ट। अल्वियोलर डक्ट। अल्वियोलर डक्ट। तो हमने बात कर ली किसकी, एक चीज और इन साइड में लिखा हुआ है, ये जो आपका ट्रेकिया है, ये ट्रेकिया, ये आपका क्या है, मेनली हम क्या बात करें, ये ट्रेकिया है। क्या है, ट्रेकिया। ठीक है। तो ये ट्रेकिया क्या होता है कि इनिशियल, मतलब जहां से ट्रेकिया आपका स्टार्ट होता है, ट्रेकिया जहां से स्टार्ट होता है और इनिशियल कहाँ तक, ब्रोंक्यूल तक। जहां से ट्रेकिया स्टार्ट होता है, वहां से लेकर के इनिशियल ब्रोंक्यूल तक इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनस रिंग से क्या होता है, कवर्ड होता है। इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनस रिंग से क्या होता है, कवर्ड होता है। मतलब ये कहने का मतलब ये हुआ, जैसे ये ट्रेकिया है, ये इनकम्प्लीट सी शेप्ड, इनकम्प्लीट सी शेप्ड कार्टिलेजिनस रिंग इसमें होता है। कहाँ से लेकर के, ट्रेकिया जहाँ से स्टार्ट हो रहा है वहाँ से लेकर के ये देखो, प्राइमरी ब्रोंकाई हो गया, सेकेंडरी ब्रोंकाई हो गया, ये टर्शियरी ब्रोंकाई हो गया, सॉरी, प्राइमरी सेकेंडरी, ये टर्शियरी ब्रोंकाई हो गया। और ये इनिशियल ब्रोंक्यूल तक, कहाँ तक, इनिशियल ब्रोंक्यूल तक। ये क्या होता है, इनकम्प्लीट सी शेप्ड कार्टिलेजिनस रिंग इसमें क्या होता है, से कवर होता है। इनकम्प्लीट क्यों बोले हैं,
क्योंकि सी शेप क्या होता है, अगर हम सी शेप की बात करें, ये सी शेप कंप्लीट नहीं है ना, फुल फुल होल नहीं बना रहा है ऐसे करके, तो सी शेप मतलब हाफ हाफ है, मून शेप है, ठीक है, सी शेप। तो और ये कवर किधर से होगा? क्वेश्चन ये है कि ये सी शेप कवर, तो जैसे फॉर एग्जांपल ये मेरा ट्रेकिया है, ट्रेकिया से लेकर के इनिशियल क्या बोलते हैं ब्रोंक्यूल तक, वो क्या होता है, इनकम्प्लीट सी शेप्ड कार्टिलेजिनस रिंग क्या होता है, सेल कवर होता है। तो ये इस जो मुंह की तरफ हमारा पार्ट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, वेंट्रल साइड बोलते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, वेंट्रल साइड बोलते हैं। और जो पीछे वाला पार्ट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, डोर्सल साइड बोलते हैं। तो इनकम्प्लीट सी शेप्ड जो स्ट्रक्चर होता है, जो कवर होता है, वो वेंट्रल साइड होता है। किधर होता है? वेंट्रल साइड होता है। तो ये जो सी शेप स्ट्रक्चर है, सी शेप स्ट्रक्चर कहाँ से कहाँ तक होता है? ये होता है आपका ट्रेकिया से लेकर के इनिशियल ब्रोंक्यूल तक, इनिशियल ब्रोंक्यूल तक, इनिशियल ब्रोंक्यूल तक। और दूसरी बात ये है कि एक्सटर्नल नोस्ट्रिल से लेकर के, कहाँ से? एक्सटर्नल नोस्ट्रिल से लेकर के आपका टर्मिनल ब्रोंक्यूल तक, ये वाला जो जोन कहलाता है रेस्पिरेटरी सिस्टम में, ये कहलाता है आपका कंडक्टिंग जोन। क्या कहलाता है? कहाँ से लेकर के? एक्सटर्नल नोस्ट्रिल से लेकर के, एक्सटर्नल नोस्ट्रिल से लेकर के कहाँ तक? टर्मिनल ब्रोंक्यूल तक, मतलब यहाँ से स्टार्ट होगा आपका ये, कहाँ तक? ये टर्मिनल ब्रोंक्यूल तक। ये वाला जो ज़ोन कहलाता है, ये क्या कहलाता है? कंडक्टिंग ज़ोन। क्यों कंडक्टिंग ज़ोन बोल रहे हैं? क्योंकि यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो हमारा गैस हो रहा है, उसको कंडक्ट करने का काम कर रहा है। एक्सचेंज एक्सचेंज वगैरह कुछ नहीं हो रहा है, सिर्फ कंडक्ट हो रहा है। उसी पाथ के थ्रू मतलब एक्सटर्नल नोस्ट्रिल से कहाँ चला जाता है? एक्सटर्नल नोस्ट्रिल से वो नज़ल चैम्बर में चला गया, नज़ल चैम्बर से फिर आपका आ गया इंटरनल नोस्ट्रिल में, इंटरनल नोस्ट्रिल से फिर आपका फेरिंक्स में चला गया, फेरिंक्स से फिर आपका लैरिंक्स में चला आता है, लैरिंक्स फिर ट्रेकिया में आ जाता है, फिर क्या बोलते हैं प्राइमरी ब्रोंकाई में आता है, फिर सेकेंडरी ब्रोंकाई में आ जाता है, फिर टर्शियरी ब्रोंकाई, फिर इनिशियल ब्रोंकियल, फिर टर्मिनल ब्रोंकियल तक ये पाथ आता रहता है। इसलिए इस ज़ोन को हम क्या बोलते हैं? कंडक्टिंग ज़ोन। मतलब कि ये वाला जो रीजन है वो कंडक्ट कर रहा है, मतलब उस पाथ को मतलब कि उस गैस को मतलब लाने का काम कर रहा है, कंडक्ट करने का काम कर रहा है, इसलिए हम उसको क्या बोल रहे हैं? कंडक्टिंग ज़ोन बोल रहे हैं। और दूसरा ज़ोन जो जो होता है, वो उसको हम बोलते हैं रेस्पिरेटरी ज़ोन या फिर एक्सचेंज ज़ोन बोलते हैं। ये जो अल्विलाई की हम बात कर रहे हैं, ये इसको हम क्या बोल रहे हैं? एक्सचेंज ज़ोन बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? एक्सचेंज ज़ोन। क्यों एक्सचेंज ज़ोन बोल रहे हैं? इसलिए एक्सचेंज ज़ोन बोल रहे हैं क्योंकि यहीं पे हमने पढ़ा था कि जो ब्रीदिंग होता है फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप में क्या होता है? अल्वियोलर मेम्ब्रेन को क्रॉस करके वो आपका पल्मोनरी कैपिलरीज़ में मतलब कि एक्सचेंज हो रहा था गैस का, तो यहीं पर तो फर्स्ट एक्सचेंज हो रहा था। तो इसीलिए हम क्या बोल रहे हैं, जहाँ पे एक्सचेंज हो रहा है उसको हम क्या बोल रहे हैं? एक्सचेंज ज़ोन बोल रहे हैं, या फिर इसको हम दूसरे नाम से जानते हैं, रेस्पिरेटरी ज़ोन से भी नाम से भी जानते हैं। और एक्सटर्नल नोस्ट्रिल से लेकर के कहाँ तक? इनिशियल सॉरी टर्मिनल ब्रोंकियल तक कंडक्ट हो रहा था, सिर्फ यहाँ पे कोई एक्सचेंज नहीं हो रहा था। इसलिए इसका हम नाम दिए थे, क्या दिए थे कि कौन सा ज़ोन? कंडक्टिंग ज़ोन। ठीक है भाई? तो अगर हम बात करें, देयर आर टू ज़ोन्स, पहला कंडक्टिंग ज़ोन, दूसरा रेस्पिरेटरी ज़ोन, ठीक है? और कंडक्टिंग ज़ोन कहाँ से लेकर के कहाँ तक था? इनिश ट्रेकिया टू सॉरी एक्सटर्नल नोस्ट्रिल टू एक्सटर्नल एक्सटर्नल नोस्ट्रिल टू टर्मिनल ब्रोंक्यूल, ठीक है? ये जी तो हमारा कंडक्टिंग ज़ोन था। अच्छा, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ कंडक्टिंग ज़ोन? अगर हम फंक्शन की बात करें, फंक्शन आपका क्या होगा कंडक्टिंग ज़ोन का? तो फंक्शन है कि ये क्या करता है? फ़िल्ट्रेशन का काम करता है।
फ़िल्ट्रेशन का काम करता है। और दूसरा जो काम करता है आपका ह्यूमिडिफ़ाई का काम करता है। फ़िल्ट्रेशन ऑफ फॉरेन पार्टिकल्स। फॉरेन पार्टिकल्स को फ़िल्ट्रेशन का काम करता है। दूसरा ह्यूमिडिफ़िकेशन ऑफ ह्यूमिडी ह्यूमिडिफ़िकेशन ऑफ एयर। एयर को ह्यूमिडिफ़ाई करने का काम करता है। और जो तीसरा है मतलब एयर के टेम्परेचर को बॉडी टेम्परेचर में लाने का काम करता है। मतलब कि जो बाहर में जो जितना टेम्परेचर है जब वो मतलब कि इन्वायरमेंट का गैस हमारे अंदर आएगा उसको क्या करता है बॉडी टेम्परेचर तक में मतलब कंट्रोल करने का कंट्रोल द टेम्परेचर कंट्रोल द टेम्परेचर एट द लेवल ऑफ बॉडी टेम्परेचर एट द लेवल ऑफ बॉडी टेम्परेचर। ठीक है, ये तीन मेन फंक्शन है इसका कि फ़िल्टरेशन ऑफ फॉरेन पार्टिकल्स मतलब कि एनवायरनमेंट में मतलब कि हवा में जितने भी मतलब फॉरेन पार्टिकल्स है जिससे हमें इन्फेक्शन हो सकता है बहुत सारी चीज़ को उसको फ़िल्टर करने का काम करता है सबसे बड़ी ताकि हमें कोई इन्फेक्शन ना हो, फ़िल्टर करने का काम करता है। दूसरा इसका जो फंक्शन है ये ह्यूमिडिफ़िकेशन एयर को ह्यूमिडिफ़ाई करने का काम करता है और जो तीसरा है वो जो बाहर का अगर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है तो वो अगर वो डायरेक्ट हवा अगर हमारे नॉस्ट्रिल के होते अगर आ जाए तो हमें बहुत सारी बीमारी हो सकती है जैसे कि कभी-कभी जब बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हो जाता है तो वो क्या होता है हमें मतलब नोज़ ब्लीडिंग हो जाती है बहुत नोज़ ब्लीडिंग हो जाती है या फिर बहुत ज़्यादा नोज़ में मतलब इरिटेशन होने लगता है। तो वो क्या करता है बाहर के टेम्परेचर को पहले ही मतलब अ, अंदर जाने से पहले ही उसको क्या कर देता है बॉडी जो हमारा टेम्परेचर जितना अभी है वहाँ तक मतलब मेंटेन करने के लिए उसको क्या करता है कन्वर्ट कर देता है बॉडी टेम्परेचर में फिर उसको अंदर लेता है। ये काम करता है। और दूसरा ज़ोन जो था वो रेस्पिरेटरी ज़ोन था जिसको हम ऑक्सीजन ज़ोन भी लेते हैं। मेनली अगर हम बात करें ये कौन-सा स्ट्रक्चर था? अल्वियोलाई ही तो था, अल्वियोलाई। अल्वियोलाई जो था ये क्या कर रहा था? एक्सचेंज करने का काम कर रहा था। और हम एनसीईआरटी से देखें ये पॉइंट तो देखें वी हैव अ पेयर ऑफ एक्सटर्नल नोस्ट्रिल्स हमारे पास मतलब एक पेयर एक्सटर्नल नोस्ट्रिल है, एक इधर है, एक इधर है, ओपनिंग आउट अबव द अपर लिप। अपर लिप के ऊपर में क्या है हमारा? ये एक्सटर्नल नोस्ट्रिल जो है अपर लिप के ऊपर में है, ठीक है? इट लीड्स टू नज़ल चैम्बर इट लीड्स टू नज़ल चैम्बर हमने बताया था कि एक्सटर्नल नोस्ट्रिल के बाद क्या होता है? नज़ल चैम्बर होता है, नज़ल चैम्बर या फिर नज़ल पैसेज बोलेंगे, ठीक है? और नज़ल पैसेज के बाद इंटरनल नोस्ट्रिल होता है। द नज़ल चैम्बर ओपन्स इनटू द हालाँकि एक टर्म को इसने नहीं दिया है, जो हमने बताया था कि इंटरनल नस्ट्रिल इसने डायरेक्ट मतलब कि बताया कि फेरिंग्स में खुल गया, ठीक है? तो इंटरनल जो नस्ट्रिल था वो फेरिंग्स में ही खुला था, जो कॉमन पैसेज था बिटवीन मतलब किसके लिए? फूड पार्टिकल्स के लिए और क्या बोलते हैं एयर के लिए, दोनों के लिए क्या क्या था कॉमन पैसेज था। अ पोर्शन व्हिच इज़ द कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर ये बताया था कि फेरिंग्स क्या है? पोर्शन एक ऐसा पोर्शन ऑफ व्हिच इज़ द कॉमन पैसेज फॉर द फूड एंड एयर एंड फेरिंग्स ओपन थ्रू द लैरिंक्स मैंने बताया था कि ये फेरिंग्स किस में खुलता है? लैरिंक्स में खुलता है। फेरिंग्स किस में खुलता है? लैरिंक्स में खुलता है। यही चीज़ लिखा है कि द फेरिंग्स ओपन इनटू ओपन्स थ्रू द लैरिंक्स रीजन और क्या बोलते हैं इनटू द ट्रेकिया। फेरिंग्स गया था किसमें? लैरिंक्स में। फेरिंग्स से लैरिंक्स में। फिर वो लैरिंक्स में किस में खुला था? ट्रेकिया में खुला था। तो ये चीज़ लिखा हुआ है ट्रेकिया। अब इसके बारे में बताया जाए कि लैरिंक्स क्या होता है? तो लिखा है लैरिंक्स इज़ ए कार्टिलेजिनस बॉक्स। लैरिंक्स क्या है? कार्टिलेजिनस बॉक्स है। लैरिंक्स क्या है? कार्टिलेजिनस बॉक्स है। जो हमें क्या कर रहा है? व्हिच हेल्प इन साउंड प्रोडक्शन हमने बताया था कि ये हमें किस चीज़ में हेल्प करता है? साउंड को प्रोडक्शन में हेल्प करता है। साउंड के प्रोडक्शन में हेल्प करता है। इसीलिए इसको हम साउंड बॉक्स भी बोलते हैं और हमें बताया कि इसको हम एडम्स एप्पल वगैरह भी बोलते हैं, ठीक है? ड्यूरिंग स्वेलिंग मतलब निगलने के दौरान ग्लोटिस कैन बी कवर्ड ग्लोटिस को कवर किया जा सकता है
बाय थिन इलास्टिक फ्लैप। जो थिन इलास्टिक फ्लैप था, मतलब एपिग्लोटिस की यहाँ बोला जा रहा है, थिन इलास्टिक फ्लैप। थिन होता है, पतला होता है, और वो इलास्टिक होता है। हाँ, मेम्ब्रेन, थिन इलास्टिक फ्लैप बोला किसको? एपिग्लोटिस को। जब हम निगलते हैं तो ये एपिग्लोटिस क्या करता है? उस ग्लोटिस को कवर कर देता है, उस ग्लोटिस को क्या कर देता है? कवर कर देता है, ठीक है। हाँ, कॉल्ड एपिग्लोटिस, टू प्रिवेंट द एंट्री ऑफ फूड। क्यों? ताकि हमारे लाइनिंग से अंदर में फूड पार्टिकल ना जा पाए। इस चीज को मैं बता दिया। तो पहले यही चीज तो लिखा हुआ, टू प्रिवेंट द एंट्री ऑफ फूड इनटू द फूड पार्टिकल्स, ठीक है। उसके बाद ठीक है, उसका ट्रेकिया स्ट्रेट ट्यूब। ट्रेकिया एक स्ट्रेट ट्यूब है, वो हमने देखा था कि ये ट्रेकिया स्ट्रेट ट्यूब था, बना हुआ था, ऐसे था। ये ट्रेकिया था, ये स्ट्रेट ट्यूब था, ठीक है। ट्रेकिया ये स्ट्रेट ट्यूब एक्सटेंडिंग अप टू द मिड थोरेसिक कैविटी। ये कहाँ? मिड थोरेसिक कैविटी तक आता है, मतलब जो थोरेक्स वाला रीजन है वहां तक पूरे आता है। ट्रेकिया ये स्ट्रेट ट्यूब एक्सटेंडिंग अप टू द मिड थोरेसिक कैविटी विद विच डिवाइड्स द लेवल ऑफ द फिफ्थ थोरेसिक वर्टिब्रा। हमने बताया था कि ये फिफ्थ थोरेसिक वर्टिब्रा में क्या हो जाता है? ये डिवाइड कर दिया था, हमने बताया ऐसे आया था। कर दिए ऐसे डिवाइड कर दिया था फिफ्थ थोरेसिक वर्टिब्रा पे, फिफ्थ पे, फिफ्थ thoracic vertebra डिवाइड कर at the level of the fifth thoracic vertebra into the right and the left प्राइमरी ब्रोंकाई। हमने बताया था ये क्या कहलाता है? ये प्राइमरी ब्रोंकाई कहलाएगा। ये लेफ्ट साइड, ये राइट साइड का, ये लेफ्ट साइड का, ठीक है। इस ब्रोंकाई अंडर गोज रिपीटेड डिवीजन। फिर प्रत्येक, मतलब जो ब्रोंकाई होते हैं वो रिपीटेड डिवीजन में जाते हैं, और वो फिर जो अगला बना रहा था वो सेकेंडरी ब्रोंकाई बना रहा था, फिर इस तरह फिर टर्शियरी ब्रोंकाई बना रहा था, फिर इनिशियल ब्रोंक्यूल बनाया था। ये लिखा हुआ, इच ब्रोंकाई अंडरगो रिपीटेड डिवीजन टू फॉर्म द सेकेंडरी एंड टर्शियरी ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल्स ending in very thin terminal bronchioles. The trachea, primary, secondary, and tertiary bronchi and initial bronchiole are supported by incomplete cartilaginous ring। ये बताया था मैंने, incomplete cartilaginous ring, incomplete cartilaginous ring ऐसे जो था, जो क्या था? वेंट्रल साइड था, आगे की तरफ था incomplete cartilaginous ring, ठीक है। Each terminal bronchiole gives rise to number of very thin, each bronchiole, मतलब each terminal bronchiole, sorry, each terminal bronchiole gives rise to a number of very thin irregular walled and vascular bag-like structure called alveoli। ये मैंने बताया था ना, ये जो था, ये इच टर्मिनल ब्रोंक्यूल, ये इच टर्मिनल ब्रोंक्यूल है ना। सारे टर्मिनल ब्रोंक्यूल क्या हो रहे हैं? वो अल्विलर डक्ट में खुल करके अल्विलाई का फॉर्मेशन कर रहा है। तो यही चीज यहाँ वहां पे बताया जा रहा है, अल्विलाई का फॉर्मेशन किया है, ठीक है। तो each terminal bone gives rise to a number of very thin irregular walled, ये मतलब अलवेला के बारे में कहा जा रहा है। ये आ सकता है कि अलवेला कैसा होता है? थिन होता है, पतला होता है, इरेगुलर वॉल। इसके वॉल जो होते हैं वो रेगुलर ऐसा नहीं एकदम, मतलब खुरदरापन होता है, इसी टाइप का होता है, ठीक है। ये अलवेला का वॉल ऐसा 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 होता है। इरेगुलर वॉल्ड होते हैं, वस्कुलराइज्ड बैग लैग स्ट्रक्चर, ये बैग लैग स्ट्रक्चर होता है जिसको हम अलविलाई बोल रहे हैं। द ब्रांचिंग नेटवर्क ऑफ ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल एंड अलविलर कंप्राइज द लंग्स। अच्छा, क्या कह रहा है कि द ब्रांचिंग नेटवर्क ऑफ, मतलब कि जितने भी ब्रोंकाई थे, प्राइमरी ब्रोंकाई, सेकेंडरी ब्रोंकाई और टर्शियरी ब्रोंकाई, हाँ, और इसके साथ साथ ब्रोंक्यूल, मतलब इनिशियल ब्रोंक्यूल, टर्मिनल ब्रोंक्यूल और फिर अलविलर, ये सारे स्ट्रक्चर को अगर एक साथ जोड़ दिया जाए तो ये हमारा किस चीज का फॉर्मेशन करता है? लंग्स का फॉर्मेशन करता है, ठीक है। किस चीज का फॉर्मेशन करता है? लंग्स का फॉर्मेशन करता है। मतलब ये सेकेंडरी में आया था, सेकेंडरी, हाँ, फिर ये टर्शियरी इस तरह से आया था, फिर इनिशियल, मतलब इन सबको एक साथ अगर जोड़ दिया जाए, इस तरह से जोड़ दिया जाए, इस तरह से जोड़ दिया जाए, ये लंग्स का फॉर्मेशन करता है। किसका? लंग्स का फॉर्मेशन करता है। ये लेफ्ट का लंग फॉर्मेशन हो जाएगा। उसी तरह से इस साइड अगर हम बात करेंगे तो ये राइट, ये आरटी राइट लंग्स का फॉर्मेशन कर देगा। ये चीज बताया जा रहा। अब आगे क्या लिखा है कि वी हैव टू लंग्स, हमारे पास दो लंग्स, जाहिर सी बात है, एक राइट लंग होगा, एक लेफ्ट लंग होगा, विच आर कवर्ड बाय डबल लेयर मेम्ब्रेन। ये लंग्स जो होता है ना, ये डबल लेयर मेम्ब्रेन से घिरा होता है। ये अगर लंग्स, अगर इसको मैं मानूं, ये डबल लेयर है, ये इंटरनल लेयर है, ये एक्सटर्नल लेयर है। इसको हम बोलते हैं इंटरनल प्लूरल मेम्ब्रेन, और इसको हम बोलते हैं एक्सटर्नल प्लूरल मेम्ब्रेन। ये क्या कहलाएगा? ये इंटरनल प्लूरल मेम्ब्रेन,
इंटरनल, इंटरनल, और ये एक्सटर्नल। ये इंटरनल पिलियन मेम्ब्रेन हो गया, ये एक्सटर्नल पिलियन मेम्ब्रेन हो गया, ठीक है। वी हैव टू लंग्स विच आर कवर्ड बाय अ डबल लेयर्ड प्लूरा विथ प्लूरल फ्लूइड, और इन दोनों के बीच में ये था ना पिलियन मेम्ब्रेन, इसके बीच में ये फ्लूइड भरा होता है। ये क्या होता है? फ्लूइड भरा होता है, प्लूरल फ्लूइड। इसको हम क्या बोलते हैं? प्लूरल फ्लूइड। इसको हम क्या बोलते हैं? प्लूरल फ्लूइड, प्लूरल प्लूरल फ्लूइड इसको हम बोलते हैं, ठीक है। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ प्लूरल फ्लूइड? अगर पूछे फंक्शन प्लूरल फ्लूइड का फंक्शन क्या होता है, तो प्लूरल फ्लूइड क्या होता है, इन दोनों मेम्ब्रेन के बीच में, मतलब क्या बोलते हैं, इनर प्लूरल मेम्ब्रेन और आउटर प्लूरल मेम्ब्रेन के बीच में जो प्लूरल फ्लूइड होता है, ये हमें फ्रिक्शन से बचाता है, शॉक एब्जॉर्बिंग। मतलब अगर कभी कोई चीज चोट लग गई, कुछ हो गया, तो ये क्या करता है, फॉर एग्जाम्पल कोई स्पॉन्ज वगैरह होता है, कुछ उसके अंदर में पानी भरा होता है, और कोई गद्दे वगैरह जिसका हम पानी वगैरह भर देते हैं, या फिर कोई अगर हम सामान, अगर जो हमारा कांच का चीज होता है, उस चीज को हम लाने के लिए फोम वगैरह का इस्तेमाल करते हैं, क्यों? ताकि वो मतलब कि फ्रिक्शन से बचाए। अगर कोई क्या बोलते हैं, कोई चीज अगर उसमें स्टक हो जाए, कोई मतलब कि चोट उसमें आ जाए, तो अंदर वाला जो स्ट्रक्चर है उसमें मतलब कि डैमेज ना हो, और बाहर वाला स्ट्रक्चर जो थोड़ा बहुत हो, उसी तरह से वही प्लीटलेट फ्लूइड जो होता है वो फ्रिक्शन का काम करता है कि उसके अंदर डैमेज ना हो पाए। उसका ये लिखा हुआ है कि इट रिड्यूसेस द फ्रिक्शन ऑन द लंग सरफेस, ताकि लंग सरफेस में किसी तरह का फ्रिक्शन ना हो पाए। द आउटर पिलियरी मेम्ब्रेन इज इन क्लोज कॉन्टेक्ट विद द thoracic। अच्छा, दो चैम्बर की बात की गई थी, एक इन्युलर पिलियरी मेम्ब्रेन, एक एक्सटर्नल पिलियरी मेम्ब्रेन। तो इंटरनल पिलियरी मेम्ब्रेन मतलब ये वाला मेम्ब्रेन जो होगा, ये वाला अंदर वाला, ये तो किसके डायरेक्ट कांटेक्ट में है? ये तो भाई डायरेक्ट लंग का जो सरफेस है उसके कांटेक्ट में। जबकि उसका जो आउटर वाला होता है, हाँ, इज इन क्लोज कांटेक्ट विद द thoracic। कौन? अच्छा सॉरी, पहले यहाँ आउटर की बात की गई। आउटर पिलियरी मेम्ब्रेन इज इन क्लोज कांटेक्ट विद द thoracic। जो हमारा thoracic रीजन होता है, thorax होता है, thoracic लाइनिंग। जबकि इनर पिलियरी मेम्ब्रेन जो होता है वो क्लोज कांटेक्ट होता है किसके? लंग सरफेस के बाद। मतलब ये अगर मैं बात करूं, ये अगर मेरा लंग्स है, अगर मैं यहाँ बात कर रहा था लंग्स, ये अगर मेरा लंग्स है, फॉर एग्जांपल मैं मानिए ये मेरा लंग्स है, ठीक है। ये इनर मेम्ब्रेन है, ये आउटर मेम्ब्रेन है, ये मेरा ट्रेकिया है, मेरा ट्रेकिया है। तो आउटर सरफेस जो होता है वो थैलेसिक लाइन के कवर में डायरेक्ट क्लोज में होता है, जबकि इनर वाला मेम्ब्रेन जो होता है वो लंग सरफेस के डायरेक्ट कांटेक्ट में होता है, लंग सरफेस के डायरेक्ट कांटेक्ट में होता है विद द लंग सरफेस, ठीक है। द पार्ट स्टार्टिंग विद द एक्सटर्नल नोस्ट्रिल अप टू टर्मिनल ब्रोंकियल, ये मैं पहले बात कर चुका हूँ। द पार्ट क्या बोला है? वैसे पार्ट जो एक्सटर्नल नोस्ट्रिल से लेकर के टर्मिनल ब्रोंकियल तक होता है, वो कंस्टिट्यूट करता है, किस चीज का कंस्टिट्यूट करता है? कंडक्टिंग पार्ट, मतलब कि ये गैस को कंडक्ट करने का काम करता है। जबकि दूसरा जो था अल्विलाई एंड दियर डक्ट्स, अल्विलाई और उसके जो डक्ट जो था वो मतलब कि एक्सचेंज कराने में हेल्प करता है, इसके लिए इसका नाम क्या पड़ा है? फॉर्म दी रिस्पिरेटरी और एक्सचेंज पार्ट, इसलिए ये क्या है? एक्सचेंज पार्ट कहलाता है रिस्पिरेटरी सिस्टम का, ठीक है। द कंडक्टिंग पार्ट ट्रांसपोर्ट द एटमोस्फेरिक एयर। कंडक्टिंग पार्ट का फंक्शन बताया था कि कंडक्टिंग पार्ट का क्या फंक्शन होता है, तो यही चीज लिखा हुआ है, फंक्शन के बारे में लिखा हुआ है। द कंडक्टिंग पार्ट ट्रांसपोर्ट द एटमोस्फेरिक एयर, एटमॉस्फेयर एयर को क्या करता है? ट्रांसपोर्ट करता है कहाँ? अल्वियाई में। क्लियर्स इट फ्रॉम द फॉरेन पार्टिकल्स, फॉरेन पार्टिकल को क्या करता है भाई? क्लियर करता है, मतलब किसी इन्फेक्शन वगैरह से कुछ ना हो। ह्यूमिडिफाई करता है, एंड ऑल्सो ब्रिंग्स द एयर, और एयर को क्या करता है? टू द बॉडी टेम्परेचर में लाने का काम करता है, ठीक है। और एक्सचेंज पार्ट इज द साइट ऑफ एक्चुअल डिफ्यूजन ऑफ O2 एंड CO2, O2 एंड CO2 का एक्चुअल डिफ्यूजन
कहाँ पे? ये इसी में तो होता रहा, किसमें? अल्वियोलाई में। द लंग्स आर सिचुएटेड इन थोरेसिक चैम्बर। जो लंग्स हमारे सिचुएटेड होता है वो थोरेसिक चैम्बर में होते हैं। 2 चैम्बर होते हैं भाई, एक देखो, ये डायफ्राम से ऊपर वाले जो चैम्बर होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? थोरेसिक चैम्बर बोलते हैं। और डायफ्राम से जो नीचे वाला रीजन होता है उसको हम एब्डोमिनल चैम्बर बोलते हैं। तो जो हमारा लंग्स है वो हमारा थोरेसिक चैम्बर में सिचुएटेड है, ठीक है? द लंग्स आर सिचुएटेड इन अ थोरेसिक चैम्बर व्हिच इज एनाटॉमी एन एयर टाइट चैम्बर। मतलब जो लंग्स हमारा है वो थोरेसिक चैम्बर में है। और थोरेसिक चैम्बर की एनाटॉमी क्या होता है? टाइट चैम्बर होता है। मतलब उसके अंदर में कोई भी ऐसा नहीं होता, होल होता है कि जिसके होते हुए कोई एटमॉस्फेरिक एयर डायरेक्ट चला जाए। एकदम चारों तरफ से पैक होता है, हाँ? आगे की तरफ से, पीछे की तरफ से, लेटरल की तरफ से और नीचे की तरफ से। तो ये जो थोरेसिक चैम्बर होता है ये रिब केज कहलाता है। ये चारों तरफ से जब हम घेर देते हैं उसको वेंट्रल से, डोर्सल से, लेटरल से, नीचे से, तो एक रिब केज का फॉर्मेशन करता है। अगर हम बात कर रहे हैं कि थोरेसिक चैम्बर जो होता है वो वेंट्रली जो होता है, वेंट्रली और डोर्सली किस-किस चीज़ से मिलके बना होता है? ये लिखा हुआ है द थोरेसिक चैम्बर इज़ फाउंड डोर्सली बाय द वर्टिब्रल कॉलम। अगर हम डोर्सली की बात करें तो ये हमारा थोरेसिक जो चैम्बर है वो डोर्सली अगर हम बात करें वो वर्टिब्रल कॉलम जो होता है ये हमारा वर्टिब्रल कॉलम से बना हुआ कौन? डोर्सली वाला पार्ट किसका? थोरेसिक चैम्बर का, ठीक है? थोरेसिक चैम्बर किससे बना हुआ है? डोर्सली बाय द वर्टिब्रल कॉलम, ये वर्टिब्रल कॉलम। और वेंट्रली आगे की तरफ से जो बना हुआ है ये हमारा किससे बना हुआ है? स्टर्नम। ये जो हमारा दिख रहा है ये स्टर्नम दिखता है। ये स्टर्नम से वेंट्रली वाला जो पार्ट होता है वो स्टर्नम का बना होता है। और लेटरली बात करें वो रिब्स से बना होता है। लेटरली पार्ट की बात करें वो रिब्स का बना होता है। लेटरली बाय द रिब्स एंड ऑन द लोअर साइड। और नीचे की तरफ जो होता है वो डोम शेप्ड स्ट्रक्चर जिसको हम डायफ्राम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डोम शेप्ड स्ट्रक्चर जिसको हम डायफ्राम बोलते हैं। डायफ्राम से बना होता है। ये चीज लिखा हुआ है कि लेटरली बाय द रिब्स एंड ऑन द लोअर साइड by the dome-shaped diaphragm. The anatomical setup of the lungs in thorax is such that any change in the volume of the thoracic cavity will be reflected in the lungs. Anatomy का मतलब कि लंग के अंदर में अगर कोई भी वॉल्यूम अगर हमारा चेंज होता है, लंग के अंदर में कोई भी वॉल्यूम मतलब कि द एनाटॉमिकल सेटअप ऑफ द लंग्स इन द थोरैक्स, थोरैक्स में जो एनाटॉमी कोई भी सेटअप अगर चेंज होगा इज सच दैट एनी चेंज इन द वॉल्यूम, अगर वॉल्यूम में कोई भी चेंजिंग आएगा ऑफ द थोरेसिक कैविटी विल बी रिफ्लेक्टेड, वो मतलब कि पता हमें चल जाता है कि इसमें लंग्स में है। लंग्स में अगर थोरेस अगर वॉल्यूम बढ़ रहा है या घट रहा है तो लंग्स का वॉल्यूम भी घटेगा बढ़ेगा, वो डिपेंड करेगा मतलब कि थोरेसिक वॉल्यूम हमारा कितना है। सच एन अरेंजमेंट इज इसेंशियल फॉर ब्रीदिंग। ये जो अरेंजमेंट होता है वो हमारी ब्रीदिंग के लिए बहुत ज़्यादा मतलब कि ज़रूरी होता है। अगर ऐसा सेटअप अगर हमारे अंदर नहीं होगा तो फिर हम इनहेल एक्सहेल जो इतनी आसानी से कर पा रहे हैं वो नहीं हो पाएगा। एज वी कैन नॉट डायरेक्टली अल्टर द पल्मोनरी वॉल्यूम, इस तरह से हम अपने मन से पल्मोनरी वॉल्यूम को चेंज नहीं कर सकते हैं। अच्छा, ये मैं बात कर रहा था, ये देखो, ये हमारा ट्रेकिया था, ये हमारा ट्रेकिया है, ट्रेकिया है। और मैं बताया ट्रेकिया जो सबसे ऊपर वाला रीजन होता है वो लैरिंक्स कहलाता है। और लैरिंक्स के जो ऊपर वाला पार्ट होता है वो ग्लोटिस, ये ग्लोटिस ये कवर होता है एपिग्लोटिस कब? ड्यूरिंग स्वेलिंग, ठीक है? और ये आपका फिफ्थ थोरेसिक वर्टिब्रा, फिफ्थ थोरेसिक वर्टिब्रा, थोरेसिक वर्टिब्रा, फिफ्थ थोरेसिक वर्टिब्रा पे क्या होता है? ये डिवाइड हो रहा है, प्राइमरी ब्रोंकाई, सेकेंडरी ब्रोंकाई, फिर टर्शियरी ब्रोंकाई, फिर इनिशियल ब्रोंक्यूल, फिर टर्मिनल ब्रोंक्यूल, फिर ये जो छोटा-छोटा स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये छोटा स्ट्रक्चर, ये सब क्या है? अल्वियोलाई है। क्या है? ये जो यहाँ पे दिखाया गया ये क्या है? अल्वियोलाई है। और मैं बताया था कि ये मतलब कि कहाँ से लेके कहाँ तक? मतलब प्राइमरी ब्रोंकाई, ठीक है? सेकेंडरी ब्रोंकाई, टर्शियरी ब्रोंकाई, इनिशियल ब्रोंक्यूल, टर्मिनल ब्रोंक्यूल और अल्वेओलाई, ये सब मिल करके ये किसका फॉर्मेशन कर रहा है? लंग्स का फॉर्मेशन कर रहा है। ये जो बन रहा है ये जो दिख रहा है आपको ये लंग्स का फॉर्मेशन करता है, ठीक है? ये लंग का फॉर्मेशन। और लंग्स के 2 मेम्ब्रेन होते हैं, ये प्लूरल मेम्ब्रेन, इसको हम क्या बोलते हैं? प्लूरल मेम्ब्रेन, ये देखो दिखाया गया है यहाँ पर प्लूरल मेम्ब्रेन। जो अंदर वाला है इसको हम इनर प्लूरल मेम्ब्रेन बोलते हैं और जो बाहर वाला है उसको हम बोलते हैं आउटर प्लूरल मेम्ब्रेन। और इसके बीच में जो फ्लूइड भरा होता है उसको हम क्या बोलते हैं? प्लूरल फ्लूइड बोलते हैं। और यही प्लूरल फ्लूइड फ्रिक्शन
मतलब कि रिड्यूस द फ्रिक्शन, फ्रिक्शन को क्या करता है, रिड्यूस कराता है, जो इसका फंक्शन है, ये चीज़ मैं बताया था। और मैं जो बता रहा था कि मतलब कि थोरेसिक चैम्बर रहता है वो, ये अगर हम यहाँ पे बात करें, तो वेंट्रली क्या होता है, स्टर्नम होता है, और डोर्सली क्या होता है, वर्टिब्रल कॉलम होता है, और लेटरली ये रिब केज होता है हमारा, रिब केज होता है, और नीचे जो होता है ये डायफ्राम होता है, ये डायफ्राम दिख रहा है आपको, ये जो पूरे बना हुआ है सी शेप्ड ऐसे, ये डायफ्राम डोम शेप्ड है, ठीक है। और ये आपका ब्रोंकस है, ये कट एंड ऑफ द, ये रिब जो है ये कट एंड है, मतलब यही रिब ऐसे ऐसे चल करके फिर ये ऐसे जाकर के यहाँ पे चलता है, ये वेंट्रली भी जाता है, और ये डोर्सली भी जाता है, ये डोर्सली भी जाता है। डोर्सली में जाकर के कहाँ पे लगता है, डोर्सली जाकर के ये क्या बोलते हैं, वर्टिब्रल कॉलम में लगता है, और वेंट्रली ये रिब के जाकर के कहाँ पे लगता है, ये आपका स्टर्नम से जाके लगता है। तो ये चैप्टर यहाँ तक आज के लिए इतना ही रख रहा हूँ। बाकी जितना बच गया मैकेनिज्म की मैं बात किया था, अब मेरे अभी टाइम हो चुका है, मैं मैकेनिज्म की बात जो अगले लेक्चर में करूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आपने अपना कीमती समय दिया हमें देखने के लिए, आपका बहुत बहुत थैंक यू। अगले लेक्चर में फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए ओके बाय।